Hello everyone, welcome to Manula classes in the session of Daily News Analysis. Today is 20th of May 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all हम न्यूज़ लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और मैं कहूँ कि अ, एक न्यूज़ ही नहीं, ये किसी एक प्रेसिडेंट का अपने आप में एक सपना भी है बिकॉज़ जो डोनाल्ड ट्रंप जिस समय पर कैंपेन कर रहे थे इलेक्शन के लिए, जब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो वो इन बातों को बोल रहे थे कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा यूएसए का, तो जो वॉर बहुत सारे वॉर चल रहे हैं वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज के बीच में या अदर प्लेसेस पर, मैं उनको बंद करवा दूंगा। ये न्यूज उसी से रिलेटेड है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ट्रंप इनिशिएट्स पुश फॉर रशिया यूक्रेन सीज फायर निगोशिएशंस। दोनों ही कंट्री रशिया और यूक्रेन, है ना, देखो चाहते तो दोनों हैं कि सीज फायर हो जाए, है ना, लेकिन उसमें कोई एक मीडिएटर की तरह एफर्ट लगाने वाला भी हो। कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही तरफ का जो ईगो होता है वो एक दूसरे को बात नहीं करने देता, है ना, कि यार पहले मैं इनिशिएटिव लूं या पहले मैं इनिशिएटिव लूं। वो जो ईगो बीच में आ जाता है, उस ईगो को ब्रेक करने के लिए कभी-कभी किसी मीडिएटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बिकॉज़ इस ईगो के चक्कर में होता क्या है, अपना तो होता ही है, और जब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है, व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ हाई डिसीजन मेकिंग पोस्ट, तो आपको अपनी पर्सनल ईगोज को साइड में रखना होता है। अदरवाइज कंट्री का, उन कॉमन पीपल का, आपके नेचुरल रिसोर्सेज का, और मैं कहूँ कि आने वाली कितनी सारी जनरेशंस का जो फ्यूचर होता है वो भी उससे नेगेटिवली पॉजिटिवली अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ट्राई कर रहे हैं कि जो रशिया और यूक्रेन है, बोला आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही दोनों के नेगोशिएशंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी सीज फायर जो है हो जाएगा। करीब इनकी बात हुई है 2 घंटे, 2 आवर कॉल विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ में इनकी मीटिंग हुई है। एडिशनल बातों की अगर बात करें तो उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदिमीर जेलेंस्की के साथ में भी बात की, यूरोपियन लीडर्स के साथ में भी बात की कि भाई आप भी समझाओ जेलेंस्की को, और इधर हम सब लोग समझाते हैं पुतिन को, तो कैसे भी ये नेगोशिएशन हो जाए और सीज फायर हो जाए। नेगोशिएशन की डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस बात पर फोकस किया है कि स्पेसिफिक्स ऑफ द सीज फायर मींस, भाई देखो जो बेसिक अंदर की जो डिटेल्स हैं वो तो दोनों ही कंट्रीज को पता होंगी। अब कोई दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट बैठ करके ये तो डिसाइड नहीं करेगा कि भाई आपके सीज फायर्स में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, किन किन पॉइंट्स पर आप एग्री कर रहे हो। ठीक है, तो लग रहा है कि ट्रंप साहब को इस बार थोड़ा-सा समझदारी आ गई कि इन बेसिक चीज़ों में नहीं घुस रहे। अदरवाइज़ इंडिया पाकिस्तान के इश्यू में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर का मुद्दा 1000 ईयर ओल्ड है। जबकि जो पाकिस्तान है वो बना है 1947 में, तो 1000 ईयर पहले तो कश्मीर कुछ और ही नाम से हुआ करता था। तो इस तरह की उन्होंने इर्रेस्पॉन्सिबल बात इस बार नहीं की। पुतिन साहब ने क्या रिस्पॉन्स इस पर दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई जो हमारी बात हुई है वो काफी इंफॉर्मेटिव थी और फ्रैंक थी, चीजों को छुपाया नहीं गया, नॉर्मल बातों को वहां पे रखा गया। और रशिया ने भी अपनी विलिंगनेस को शो किया है कि हम डिस्कशंस को कंप्लीट रखेंगे। साथ में वार्निंग नो ब्रेक थ्रू वॉज अचीव मीन्स अभी लेकिन इस लेवल पर कोई ब्रेक थ्रू, कोई एक सेटलमेंट नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा है कि रूट कॉज ऑफ द कंफ्लिक्ट फाइंडिंग म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइजेस। मीन्स पुतिन साहब का ये कहना है कि देखो हमारी जो यूक्रेन और रशिया के बीच का जो इशू है, हम उसको शॉर्ट टर्म में सॉल्व करने की बात करेंगे तो 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए सीज फायर हो सकता है, लेकिन उसकी रूट कॉज क्या है, उसकी रूट प्रॉब्लम क्या है, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा, उसको भी सॉल्व करना होगा। अदरवाइज इंडिया पाकिस्तान के बीच में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट एग्रीमेंट्स साइन हुए, लेकिन अभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उस रूट प्रॉब्लम को अभी तक सॉल्व नहीं किया गया। तो पुतिन साहब का यही कहना है कि रूट प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ट्रम्प साहब का मोटिवेशन है कि भाई ठीक है मैं इसको कर लूंगा, है ना,
अटेम्प्टिंग टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, उनका प्रॉमिस था कि जब वो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, थोड़ी देर पहले बताया। फ्रस्ट्रेशन विद लीडर्स, साथ में उनका फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ा दिख रहा है कि भाई काफी टाइम से चल रहा है, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, फिर भी वॉर बंद नहीं हो रहा है, तो वो भी उनका देखने को। कंडीशनल कमिटमेंट, इधर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, उन्होंने कहा है कि ट्रम्प में अबेंडन नेगोशिएशन एफर्ट्स, मींस बोला हम दोनों पार्टीज को समझा रहे हैं भाई लड़ाई मत करो, रुक जाओ, अगर फिर भी ये मानने को तैयार हैं तो फिर हम भाई साइड में हो जाएंगे, तुम आपस में लड़ लड़ के मर जाओ। आउटरीच टू नेटो, उन्होंने साथ में ही डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो अपनी पॉलिसी है नेटो के मेंबर्स के साथ में भी ये अपनी करीबी बढ़ा रहे हैं और उनके साथ में भी डिस्कशन पर ये फोकस कर रहे हैं कि जिससे आगे के कुछ प्लान पर भी काम किया जा सके। देखो डोनाल्ड ट्रंप साहब का उनका भी एक मन है, क्योंकि फर्स्ट पहले एक बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फिर से वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो इस प्रेसिडेंसी में रहते समय वो चाहते हैं कि वॉर एफर्ट्स जो हैं कंट्रीज के उनको रोका जाए और पीस एफर्ट्स पर फोकस किया जाए, तो वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश हो जाए। हालांकि ये पीस चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो तो एक रियल जो बातें होती हैं अलग होती हैं। फिलहाल तो उनका मोटिव है कि कैसे भी इनको इस बार नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, है ना, तो उसका ये एफर्ट पूरी तरह से लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली फॉर एफआईआर अगेंस्ट हाई कोर्ट जज ओवर बर्न्ट केस कैश। ठीक है, आप सबको पता होगा कि एक जज साहब थे दिल्ली हाई कोर्ट के, यशवंत वर्मा सर, और इनके घर में जो है बर्न्ट हाफ बर्न्ट जो है करेंसी मिली थी, है ना, तो उस पर काफी हंगामा हुआ था और अभी तक उसमें कुछ बहुत बड़ा जो है एक्शन, लीगल एक्शन नहीं हो पाया। उस पर अभी इतना हुआ है कि एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की, और उन्होंने एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई और उसको भेज दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, बस। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि एक एडवोकेट है, नाम है इनका मैथ्यूज निदुम्पारा, ठीक है, इन्होंने एक केस फाइल किया है और ये कहा है कि जिन जज साहब के पास में ये जो यशवंत वर्मा साहब थे, इनके घर में जो कैश मिला था उन पर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप ऑर्डर पास करें कि उनके अगेंस्ट में एफआईआर फाइल हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स रहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई said the plea would be listed for hearing once the procedural defects in the petition are corrected। बोला आपने जो पिटीशन फाइल की है उसमें अगर कोई प्रोसीजरल इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपकी इस प्ली को हम जो है हियरिंग में लगाएंगे और इस पर जो है हियरिंग होगी। मीन्स अगर हियरिंग स्टार्ट हो गई तो कम से कम बहस तो स्टार्ट हो ही जाएगी, आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट तो आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा एलिगेशंस आप सबको पता ही होगा कि पिटिशनर ने अलेज किया है कि बर्न्ड एंड पार्शियली रिमूव्ड कैश वाज लिंक्ड टू ब्राइवरी। बोला जज साहब के पास में इतना सारा कैश आया कहां से, कि बोरे भर भर के पैसा कहां से आया, तो जाहिर सी बात है उनके पास में ब्राइवरी का पैसा होगा, करप्शन का पैसा होगा, है ना। और उन्होंने एक बात और कही कि द लैक ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अ फेलियर ऑफ जस्टिस। बोला अगर कोई एक किसी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई भी एक कर्मचारी होता, ऑफिसर होता, उसके साथ में अगर ऐसा घटना हुई होती, ठीक है, तो अब तक उसके अगेंस्ट में कुछ न कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई होती। और बोला यहाँ जज के खिलाफ कुछ नहीं हुआ है तो ये फेलियर ऑफ जस्टिस है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई एफआईआर भी फाइल नहीं हुई है, तो उन्होंने अथॉरिटीज को क्रिटिसाइज किया, दिल्ली पुलिस को भी क्रिटिसाइज किया, कहा कि कोई मींस जो है नहीं हुआ, कोई क्रिमिनल लॉ का कोई एक्शन तक उन्होंने नहीं हुआ। जैसे कि एक नॉर्मल सी बात होती है कि अगर कोई क्राइम होता है तो एटलीस्ट आप उस सीन को तो सिक्योर करते हैं, जहां पर कैश मिला था उस सीन को भी आपने सिक्योर नहीं किया। मनी वगैरह जो प्रॉपर्टी है वहां से जो एविडेंसेस वगैरह मिल सकते थे आपने वो भी सिक्योर नहीं किए, उनको भी सीज नहीं किया। तो बेसिक प्रोसीजर्स हैं, बेसिक जो स्टेप्स हैं वो भी दिल्ली पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिए गए। ठीक है, उन्होंने फिर रेफरेंस भी दिया प्रीवियस केसेस का जिसमें ऐसी घटनाओं में के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो है बात हुई थी, जैसे कि के वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जो कहता है कि मैंडेट्स प्रायर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस बिफोर रजिस्टरिंग ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जज, कि अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस वगैरह फाइल करना है तो पहले सीजीआई से उसकी परमिशन लेनी होगी, कंसल्ट करना होगा। फिर ये यहाँ पर अपनी पिटीशन में कहते हैं ऑफिशियल इन एक्शन,
कि ऑफिशियल जो एक मशीनरी है, जो एक्शंस है, वो होने चाहिए थे। जैसे उन्होंने कहा कि एब्सेंस ऑफ एनी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट इनिशिएटिंग अ क्रिमिनल केस। बोला आज तक कोई ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहा है कि क्यों एफआईआर नहीं हुई, क्यों एविडेंसेस को सिक्योर नहीं किया गया, क्यों उस सीन को सिक्योर नहीं किया गया। लगता है जैसे कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। प्रीवियस स्टेप्स ये सब मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ कि उनके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उसने इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद वो रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में भेजी जा चुकी है। सो देखते हैं अगर ये हियरिंग लग गई और यहाँ पर हियरिंग स्टार्ट हुई तो काफी बड़े बड़े पॉइंट्स निकल करके आ सकते हैं। इंडियन आर्मी थॉट्स पाकिस्तानी अटैक अटेम्प्ट्स टू गोल्डन टेम्पल। अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में थोड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था, उस समय वॉर जैसी सिचुएशन बनी थी, तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह के थ्रू इंडिया पर अटैक किया गया था। यहाँ से एक कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान की बाहर निकल करके आई है। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, आईएसआई है, वो एक चीज में बहुत आगे है और वो होता है वॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट, या उसको कह देते हैं प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट। तो उन्होंने प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट में बहुत अच्छा अचीवमेंट्स उनके हैं और वो ये इस बात को कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी हमारे पास में इस तरह का प्रोपेगेंडा सिस्टम नहीं है कि इस तरह की मीन्स झूठ को भी सच साबित कर सके। तो हुआ क्या है, यहाँ पर मैं इसका आपको एक समरी बता देता हूँ इस केस की। कि हुआ ये था कि जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी मिसाइल्स, ड्रोन्स, वो सब उनके थ्रू अटैक किया गया था। तो यहाँ ये जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आई है, जो इंडियन आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपनी स्पीच दी, उसमें बताया है कि जो अमृतसर की तरफ उसने जो मिसाइल्स के थ्रू टारगेट किया था, एक्चुअल में वो टारगेट करना चाहते थे गोल्डन टेम्पल को। गोल्डन टेम्पल मींस जिसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं, है ना, कहाँ का, अमृतसर का, जो बहुत फेमस है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी फेमस है। तो उन्होंने इस पर अटैक किए और लेकिन बिकॉज इंडियन आर्मी के पास में पहले से ही इसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल पर अटैक कर सकता है। तो हुआ क्या था कि गोल्डन टेम्पल को सिक्योर करने के लिए इंडिया के जो डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने पहले से ही वहां पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन मींस एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह को सबको पहले से ही लॉन्च कर दिया था। रात में गोल्डन टेम्पल की लाइट्स को बंद करवा दिया गया था। हालांकि विद इन इन मेनी ईयर्स ऐसा पहली बार हुआ है कि रात में गोल्डन टेम्पल की लाइट्स बंद हुई। वहां उन्होंने परमिशन भी दी, तो इंडियन फोर्सेस के जो जवान थे, ऑफिसर थे, वो गोल्डन टेम्पल में उनकी ड्यूटी रही और उसके आसपास में एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया। पाकिस्तान का प्लान ये था कि गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया जाए मिसाइल से और नाम इसमें इंडिया का लगाया जाए कि हमने नहीं, गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान ने नहीं, उस पर अटैक किसने किया है, बोला इंडिया ने अटैक किया है। ये इनका प्रोपेगेंडा था, जिससे कि इंडिया में जो सिख कम्युनिटी है उसको भड़काया जा सके और इंडिया अपने ही अंदर की प्रॉब्लम्स में फिर से फंस जाए और एक एक साइकिल में फंस करके रह जाए इंडिया। इंडिया में गृह युद्ध, सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस बन जाएं। लेकिन हमारे पास जो पहले से इंफॉर्मेशन थी उसकी वजह से उसको हमने गोल्डन टेम्पल को सिक्योर कर लिया। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस न्यूज में थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में न्यूज है। हालांकि इस ऊपर वाली न्यूज की अगर बात करूं गोल्डन टेम्पल पे अटैक वाली, तो आप अगर पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स की कुछ जैसे क्या नाम है, जनरल शरीफ चौधरी करके एक है, तो मेजर जनरल रैंक के आदमी है, वो उन्होंने ऐसी स्पीच भी देना स्टार्ट कर दिया था कि अमृतसर में जो मिसाइल्स गिरी हैं वो इंडियन आर्मी की खुद की हैं, हमारी नहीं है। ठीक है, ये स्पीच तक उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया था, सोशल मीडिया पर कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन चीजें बाहर आते आते थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट न्यूज वी हैव, यूके एंड यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन एंटर न्यू फेज ऑफ रिलेशंस विद ट्रेड एंड डिफेंस एग्रीमेंट। यू नो कि 2016 में ब्रेग्जिट हुआ था। ब्रेग्जिट मींस जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन है, वो ईयू से अपने आप को बाहर कर लिया था उसने कि हम अब ईयू के अंदर नहीं रहेंगे। अब नए प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, कीर स्टारमर,
और यहाँ से चीजें थोड़ी सी चेंज होना स्टार्ट हुई। तो अब इसमें क्या हुआ है कि पहली बार इनकी एक ऑफिशियल मीटिंग हुई है यूके और ईयू की, और वो भी कैसी समिट है, फॉर्मल समिट है। कब के बाद? 2016 के ब्रेग्जिट के बाद। तो लग रहा है कि दोबारा से ईयू और ब्रिटेन के जो रिलेशंस हैं वो काफी आगे जाने वाले हैं, और ट्रेड पर, डिफेंस पर और मोबिलिटी पर, मींस गुड्स और ह्यूमन की मोबिलिटी पर ये कुछ नए एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हैं। ठीक है। द EU गेन्स 12 ईयर एक्सेस टू, अब इसमें अभी जो फिलहाल अभी जो एग्रीमेंट हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो मिला है कि भाई यूनाइटेड किंगडम के जो फिशिंग वाटर्स हैं उसमें यूरोपियन यूनियन को एक्सेस मिल गया 12 ईयर्स तक के लिए। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के जो लोग हैं वो वहां पे जा सकते हैं, फिशिंग वगैरह हो सकती है। इधर यूके को भी कुछ चीजें मिली हैं कि यूके गेन्स एक्सपेंडेड एक्सेस टू EU प्लांट एंड एनिमल मार्केट्स, ठीक है, बट मस्ट अलाइन विद EU सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स या रूल्स। मींस एक तरफ कुछ फायदे EU को मिले हैं तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन को भी मिले। ब्रिटेन को ये दे दिया कि भाई आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल्स, फूड, ऐसी चीजों को आप EU में सेंड कर सकते हो। डिफेंस पर भी कोऑपरेशन हुआ है। ठीक है, उसमें क्या हुआ है, एक चीज तो ये हुई है कि रेगुलर फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी डायलॉग्स, बोला EU और ब्रिटेन, उनकी जो डिफेंस वाला पोर्शन है, डिफेंस वाले डिपार्टमेंट है, उनके बीच में रेगुलर डिस्कशंस, बातचीत, समिट्स, ठीक है, मीटिंग्स वो होते रहेंगे। और देखो जहां पर रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं, रेगुलर डिस्कशन होते रहते हैं, वहां पर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन पक्का निकलता है। प्रॉब्लम्स वहां पे स्टार्ट होती हैं जब कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, उससे फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या क्या करवा देती हैं, बड़े बड़े डिजास्टर्स क्रिएट करवा देती हैं। ठीक है, तो कम से कम इनके बीच में बातचीत वगैरह स्टार्ट हो गई। मोबिलिटी एंड यूथ एक्सचेंज, मीन्स लोग अगर जॉब करने जाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहते हैं, शादी वादी सब करना चाहते हैं, तो उनमें भी धीरे धीरे करके उनको थोड़ा सा फ्री हैंड मिलेगा। लीडरशिप स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही तरफ से अच्छे स्टेटमेंट आए हैं। कहा गया है कि भाई विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए ही। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट जो उर्सुला वॉन लेन है, इन्होंने भी कहा है कि ये एक नया चैप्टर खुलने वाला है यूके और EU की टाइज में। पॉलिटिकल बैकलैश तो देखो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ऑपोजिशन पार्टीज एवरी कंट्री में होती हैं। तो जो कीर स्टारमर है, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर है यूके के, तो ये जब EU के साथ में अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो वहां की अपोजिशन पार्टीज इसको अपोज कर रही हैं, वो तो होना ही था। तो गाइज आज के लिए ये 3-4 न्यूज जो हमने डिस्कस की ये थी, और बाकी नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।